आज हम लोग पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी दोलन, कैसे हमारा जो प्रेरकत्व है और संधारित्र ये दोनों मिलकर जो है दोलन परिपथ बनाते हैं, दोलन करते हैं। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय दोलन, विद्युत और चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए टंकी परिपथ, टैंक सर्किट कहा जाता है। ठीक है ना। एल और सी प्रेरकत्व और संधारित्र मिलाकर जो परिपथ बनता है उसे टैंक सर्किट कहते हैं या टंकी परिपथ प्रयुक्त करते हैं, जो प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र से निर्मित होता है। ठीक है, इसे एलसी परिपथ कहते हैं। ठीक है। संधारित्र नाम से ही स्पष्ट है, संधारित्र धारण करता है। ठीक है ना। तो किसको धारण करता है? आवेश को। तो यहाँ पर वो सर्किट मैंने बनाया है टैंक सर्किट। ठीक है, ये है बैटरी और ये है संधारित्र, ये है प्रेरकत्व। एल से प्रदर्शित किए हैं, संधारित्र सी, बैटरी को बी से। ठीक है, बैटरी से जोड़ने के लिए संधारित्र को कुंजी K1 है, संधारित्र को प्रेरकत्व से जोड़ने के लिए कुंजी K2 है। ठीक है, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? कुंजी K1 को बंद कर देते हैं। तो क्या होगा? बैटरी से आवेश निकलकर संधारित्र में आएंगे। धीरे धीरे हमारा संधारित्र जो है पूर्णतः आवेशित हो जाएगा। सभी आवेश किस में आ जाएंगे? संधारित्र में आ जाएंगे। ठीक है, किसकी सहायता से कर रहे हैं? बैटरी की सहायता से। ठीक है, तो बैटरी की सहायता से संधारित्र को आवेशित किए, पूर्णतः आवेशित हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया हमारा संधारित्र। उसके बाद क्या करेंगे? कुंजी K1 को हटा देंगे। अब संधारित्र का जो है जोड़ किसके साथ करेंगे? प्रेरकत्व के साथ। कुंजी K2 को लगाए, अब संधारित्र किससे जुड़ जाएगा? प्रेरकत्व से जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे क्या होगा इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, संधारित्र को जोड़ दिया हमने किससे? प्रेरकत्व से। ठीक है, अभी संधारित्र हमारा बैटरी से फुल्ली चार्ज है, पूर्णतः आवेशित है, तो उसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। ये हम लोग जब संधारित्र वाला पढ़ रहे थे तब पढ़े थे ना, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इसका मान आता है 1/2 Q²/C। ठीक, अब क्या होगा? प्रेरकत्व के सिरों पर कुछ होगा क्या? ऊर्जा 0 है। ठीक है, संधारित्र में आवेश की मात्रा अधिक है तो हम कह सकते हैं कि इसका विभव अधिक है और प्रेरकत्व का विभव कम है। अब धारा बहने के लिए विभव का अंतर चाहिए भाई, तो ये विभव अधिक है, इसमें विभव कम है, तो विभव का अंतर आ गया। तो आवेश किस ओर प्रवाहित होंगे? प्रेरकत्व की ओर। आवेश प्रवाहित हो रहे हैं मतलब धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो संधारित्र अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? निरावेशित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से धारा बहने लगी, प्रेरकत्व में से होकर गुजरने लगी। अब प्रेरकत्व में क्या होगा? एकदम से धारा बह रही है क्या? नहीं, धीरे धीरे निरावेशित हो रहा है। ठीक है, और प्रेरकत्व क्या करेगा? इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा? धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे के नियम में पढ़ा है हम लोगों ने कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और लेंज के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। ठीक है, अर्थात संधारित्र से बहने वाली धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका विरोध करने लगेगा, बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए संधारित्र जो है धीरे धीरे निरावेशित होगा, एकदम से निरावेशित नहीं होगा। ठीक, तो संधारित्र कुछ समय पश्चात पुनः पूर्णतः क्या हो गया? निरावेशित हो गया। तो उसमें ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, ई से दर्शाए हैं इसलिए इसको 0 हो गई। ठीक है, और प्रेरकत्व में जो ऊर्जा है किस रूप में संचित रहेगी? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा के रूप में? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, इसलिए बी से प्रदर्शित किए हैं UB। और प्रेरकत्व के लिए ऊर्जा पढ़े हैं हम 1/2 LI²। ठीक है, पूर्णतः निरावेशित हो गई, पूर्णतः इसकी ऊर्जा किस में बदल गई जी? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है,
अब क्या करेगा, धारा का मान कम हो गया, बंद हो गया समझ लीजिए। तो ये क्या करेगा, प्रेरकत्व धारा के मान को कम भी नहीं होने देगा। इसका काम क्या है, बस विरोध करना। बढ़ रहा है उसका विरोध करेगा, अब घट रहा है उसका भी विरोध करेगा, मतलब धारा के मान को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, परंतु इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। ठीक है, अब जो हमारा संधारित्र है वो आवेशित तो होगा परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, कैसे आवेशित होगा पुनः, तो ये क्या करेगा, संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो गया है, तो उस धारा का मान कम हो गया है, तो ये बढ़ाने का काम करेगा प्रेरकत्व। ठीक है, ये इसका काम है, विरोधी वाला काम है। ठीक है, ये कम हो रहा है उसको बढ़ाने का काम करेगा, परंतु इसकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत। इसलिए संधारित्र जो है विपरीत दिशा में आवेशित हो जाएगा। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इधर प्लस है इधर माइनस, यहाँ इसमें माइनस है इधर और इसमें प्लस है। ठीक है, और यदि प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बहुत ही नगण्य है, तो जितनी ऊर्जा थी उतनी पूर्णतः पहले जितनी ऊर्जा थी उतनी ही ऊर्जा वापस आ जाएगी, किसमें, संधारित्र में। देखो 1/2 Q²/C। ठीक है, पूर्णतः उतनी ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा संधारित्र पूर्णतः जो है आवेशित हो गया। पुनः क्या होगा, पुनः जो है अब संधारित्र निरावेशित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या करेगा, अब इसको आवेश देना प्रारंभ करेगा, धारा का मान फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, धारा का मान बढ़ने लगेगा तो प्रेरकत्व तो क्या करेगा, पुनः उसका विरोध करेगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसका विरोध करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिया जो है, दोलन की क्रिया, वो चलती रहेगी। अब संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो जाएगा, धारा का मान कम होने लगेगा। देखिए इसमें ऊर्जा, प्रेरकत्व में ऊर्जा UB = 1/2 Li²। पूर्णतः जो ऊर्जा है, पिछली ऊर्जा ये आ गई, इसमें फिर से Li²/2। ठीक है, अब क्या होगा, धारा का मान पूर्णतः निरावेशित हो गया हमारा संधारित्र, अब धारा का मान कम होने लगेगा, उसको फिर बढ़ा देगा प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरकत्व बढ़ाने लगेगा। अब संधारित्र पुनः विपरीत दिशा में क्या होगा, आवेशित होना। माइनस प्लस था, फिर प्लस माइनस, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। पूर्णतः जो है फिर से हमारी जो ऊर्जा है वापस आ जाएगी संधारित्र की UE इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, Q²/2C। ठीक है, और प्रेरकत्व में ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रहती है, Li²/2। तो इस प्रकार से आवेशन निरावेशन का और विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में क्या होता रहेगा, दोलन होता रहेगा। इसलिए LC दोलन कहा गया है इस परिपथ को। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, संधारित्र पूर्णतः आवेशित होगा, फिर उसमें किस रूप में संचित है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के रूप में। संधारित्र अब विसर्जित होगा, कुंडली L चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। धारा के मान में वृद्धि का वो क्या करेगा, विरोध, उसका काम है विरोध करना। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, अब संधारित्र पूर्णतः विसर्जित हो जाएगा, फिर क्या होगा, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। जिस समय पूर्णतः निरावेशित होगा उस समय जो कुंडली में ऊर्जा है वो उस टाइम अधिकतम रहेगी। अब विसर्जन पूर्ण हो गया तो धारा का प्रवाह बंद हो गया, मतलब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में कमी होने लगा। पुनः कमी हो चाहे बढ़े, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, उससे क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित हो गया। ठीक है, कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र विपरीत दिशा में पुनः आवेशित हो गया। कुंडली में जो ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में थी वो किस में चेंज होती जाएगी, अब विद्युत ऊर्जा में, संधारित्र में। ठीक है, यदि हम जो तार से जोड़े हैं उसका प्रतिरोध शून्य हो, वास्तव में तो ऐसा संभव नहीं है कि शून्य हो, परंतु यदि शून्य है तो संधारित्र पूर्णतः पुनः आवेशित हो जाएगा, जितनी ऊर्जा थी उसके पास पुनः वापस आ जाएगी, परंतु उतना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय हो जाती है। ठीक है ना, संपूर्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। संधारित्र विपरीत दिशा में विसर्जित होने लगेगा, धारा भी विपरीत दिशा में बहने लगेगी। ठीक है, बढ़ने लगेगी,
जिससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन। अब विद्युत ऊर्जा शून्य हो गई, मतलब हमारा कैपेसिटर संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो गया। अब चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो गई। ये क्रिया जो है चलती रहेगी। संधारित्र पूर्णतः विसर्जित हो गया, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी। ठीक है, संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होगा। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको एलसी दोलन परिपथ कहा जाता है। ठीक है ना। आइडियल केस में, आदर्श स्थिति में यदि देखा जाए प्रतिरोध जब शून्य है, तो हमको कुछ आवेश का यदि समय के सापेक्ष ग्राफ बनाए तो आवेश जो है इस प्रकार से दोलन करेगा, पहले इस दिशा में फिर विपरीत दिशा में, इसी प्रकार से हो रहा है ना। परंतु प्रैक्टिकली यदि देखें तो वो क्या होता है, इस प्रकार से हमको ग्राफ मिलेगा आवेश और समय का। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, दोलन का मान कम होते जा रहा है क्योंकि ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ठीक है ना। गणितीय व्याख्या देखते हैं इसकी, बहुत ही आसान है ये, बस समझना है एक बार। माना C संधारिता के संधारित्र का प्रारंभिक आवेश Q0 है, जिसे प्रेरकत्व की कुंडली से प्रवाहित से संयोजित किया गया है। जब संधारित्र फुल्ली चार्ज है, पूर्णतः आवेशित है, तो उसमें कितना है, चार्ज Q0 है मान लिए। ठीक है, बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे आवेश घटने लगेगा। ठीक है, धारा संधारित्र और प्रेरकत्व लगा है। ठीक है ना। तो जब आवेश प्रवाहित होने लगेगी तो आवेश प्रवाहित होगी मतलब धारा बहने लगेगी, तो आवेश की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है ना संधारित्र में। तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। हम पढ़े हैं धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, परंतु यहाँ आवेश क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है। किसी समय में प्रेरकत्व के परितः विद्युत वाहक बल, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है फैराडेज वाले चैप्टर में, -L/dI/dt विद्युत वाहक बल। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो ये भी सूत्र पढ़े हैं, V = C/Q। ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं भाई। तो यहाँ से संधारित्र के लिए हम पढ़े हैं Q बराबर C/V, या V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। Q क्या है, आवेश, C क्या है, संधारित्र नियतांक। ठीक है ना। तो किरचॉफ के नियम से ये बंद परिपथ बनाएगा, कैपेसिटर और प्रेरकत्व मिलके इसमें क्या होगा, विभव परिवर्तन शून्य होगा। कुल विभव परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो समीशन ऑफ डेल वी मतलब वोल्टेज में परिवर्तन, डेल मतलब परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, वो 0। तो क्या क्या वोल्टेज है भाई, तो संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज है Q/C और प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज है -L/dI/dt। तो रख दिए उसको = 0। अब यहाँ से I की वैल्यू पुट कीजिए, -dQ/dt, तो -dQ/dt। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम जानते हैं d/dx इंटू dy/dx है हमारे पास, dy/dx का दोबारा होगा, तो ये होता है d2y/dx2, ऐसा ही होता है। तो यहाँ d2q/dt²। ठीक है, प्लस q/c = 0। अब दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, L से भाग देने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L कट जाएगा, यहाँ पे Q/LC हो जाएगा बराबर 0। 0/L मतलब 0। ठीक है, तो d2q/dt² प्लस हमारे पास ω0 या ओमेगा से भी लिखते हैं, ओमेगा या ω0 कुछ भी लिख सकते हो, बराबर 1/√LC होता है। ये हम लोगों ने LCR सर्किट में पढ़ा है। तो दोनों पक्षों का यदि वर्ग करें तो ω0 का स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/LC की वैल्यू आएगी ω0 का स्क्वायर इंटू Q बराबर 0। ये जो है समीकरण है द्वितीय कोटि,
2 बार अवकलन है ना, तो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का हल निम्न होगा। ये अवकल समीकरण का निर्माण कर रहा है, इसका हल निम्न प्रकार से होगा। कैसा होगा देखते हैं। तो इसमें q की जो वैल्यू आएगी वो होगी a cos ओमेगा 0 t प्लस b sin ओमेगा 0 t। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी टाइम t0 पर जब प्रारंभ में समय 0 है तब संधारित्र पूर्णतः आवेशित रहता है कि नहीं। तो उस समय आवेश हमने क्या माना था, q0 माने हैं, ठीक है। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित है तो मैंने यहाँ टाइम लिखा t इज इक्वल टू 0, यहाँ भी टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। और q की जगह क्या लिखूंगी, q0। उस समय आवेश कितना है, q0 है, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 हो गया 0, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला 1, ठीक। तो q0 बराबर a आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब b का वैल्यू निकालना बाकी है, तो कैसे निकालेंगे। पुनः लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर q इज इक्वल टू q0 तथा dq अपॉन dt बराबर क्या होगा, प्रारंभ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है आवेश में, तो आवेश में परिवर्तन की दर क्या होगी, 0 होगी। प्रारंभ में कोई धारा नहीं बह रही है ना, तो उस समय 0 होगा आवेश प्रवाह की दर, ठीक, 0 हो गया। तो dq अपॉन dt निकालो भाई, समीकरण 1 से अवकलन करना हमको आना चाहिए। तो a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। cos का होता है माइनस साइन ओमेगा 0 t, ठीक है ना। और यहाँ से ओमेगा 0 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इसका भी होगा साइन ओमेगा 0 t, बी कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। साइन का होता है कॉस ओमेगा 0 t, और t के सामने जो कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में, अवकलन में, वो गुणा में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये गुणा में आ गया। तो dq अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा 0 को सामने लेके आ जाओ, ठीक, लिख दिए। dq अपॉन dt क्या है जी, 0 है कि नहीं। उस समय कोई आवेश प्रवाह नहीं हो रहा है, तो 0 कर दिए। टाइम t की जगह 0 कर दिए, 0 कर दिए, ठीक। तो साइन 0 0 हो गया, ये वाला टर्म बस बचा। cos 0 1 होता है, cos 0 लिखें अभी 1 होता है, ये वाला टर्म बचा, ठीक है। मतलब ये 0 हो गया, ओमेगा को इधर भेज देंगे ओमेगा जी को, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी हमको मिल गई, a की वैल्यू q0, b की वैल्यू 0। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो b की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया हमारा, ये वाला बस बचेगा। q बराबर a की जगह q0 कॉस ओमेगा 0 t बस आएगा, ठीक है। q बराबर q0 कॉस ओमेगा 0 t, a की जगह वैल्यू पुट कर दिए। अब धारा का मान निकालना है, तो धारा के लिए हम देखे थे क्या निकाले थे, माइनस dq अपॉन dt। धारा कब प्रवाहित हो रही है, जब आवेश का मान कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी टी, क्यू का मान रख दो, q0 कॉस ओमेगा 0 t है, तो q0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस ओमेगा 0 t का क्या होगा, कॉस का साइन होता है अवकलन, तो साइन ओमेगा 0 t हो गया, ठीक। कॉस का माइनस साइन होता है ना, और जो t के सामने कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ओमेगा 0, तो आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास धारा का मान कितना आ गया, ओमेगा 0 q0 साइन ओमेगा 0 t। अर्थात आवेश समय के सापेक्ष सरल आवर्ती दोलन करते हैं। ये इतना प्रोसेस करने का क्या तात्पर्य है, हमको गणितीय रूप से भी दर्शाना है कि आवेश हमारा दोलन कर रहा है। कॉस का चित्र कैसे बनता है जी, कॉस थीटा का, तो ये इस प्रकार से शुरू होता है, जो एक दोलन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। साइन का डायग्राम कैसे बनता है, तो यहाँ से 0 से शुरू होकर इस प्रकार से बनता है, ये साइन थीटा का दोलन कर रहा है, ये बताता है। तो देखो हमारा आवेश का मान कॉस थीटा के पदों में आया है, मतलब वो दोलन कर रहा है। धारा का मान भी साइन थीटा के पदों में आया है, दोलन कर रहा है, ठीक है ना। यही हमको गणितीय रूप से प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम, आवेश समय के सापेक्ष सरल आवर्ती दोलन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कोणीय आवृत्ति
ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√/LC तथा दोलन की आवृत्ति ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0/2 पाई। तो ओमेगा 0 की वैल्यू रख दो 1/√/LC, तो ये आ जाएगा दोलन की आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति का मान। ठीक है। LC दोलन में ऊर्जा का संरक्षण, कैसे ऊर्जा का संरक्षण है भाई? तो प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी अंत में भी उतनी ही ऊर्जा रहेगी कि नहीं, कि कुछ क्षय हो जाएगा? तो नहीं हो रहा है क्षय, यदि प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। ठीक है ना, तो ये मान के चलते हैं कि प्रतिरोध नगण्य है, तो दोलन में, एलसी दोलन में ऊर्जा का संरक्षण होगा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत ऊर्जा कितनी है? यूई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, विद्युत ऊर्जा, तो इसको 1/2 Q² C से दर्शाएंगे। तथा प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा कितनी है? यू बी इज इक्वल टू 1/2 LI² है। कुल ऊर्जा दोनों का योग कर दो, कुल ऊर्जा क्या होगी? यू ई की वैल्यू रखिए, यू बी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है ना, क्यू का मान अभी निकाले क्या? Q0 cos ओमेगा 0 t मान रख दीजिए। आई का मान निकाले ओमेगा 0 Q0 साइन ओमेगा 0 t का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में है तो अब वर्ग कर दीजिए, तो Q0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t, ओमेगा स्क्वायर Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t, ये हो गया। ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? Q0 और ओमेगा 0 बराबर होता है 1/√/LC, या ओमेगा 0 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1/LC। दोनों पक्षों का वर्ग किए तो ओमेगा 0 का स्क्वायर की जगह रखेंगे 1/LC, तो वो यहाँ रख दिए 1/LC। एल से एल से कट गया, 1/C 1/2C इसमें भी है क्या? दोनों में कॉमन निकल गया। अंदर बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2Q0² C। यही तो संधारित्र की ऊर्जा है, तो प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी उतनी ही आएगी। ठीक है, ऊर्जा कहीं क्षय नहीं हो रहा है। ठीक, यही है एलसी दोलन में ऊर्जा संरक्षण। ठीक है।